दोस्तों, कभी कभी जो चीज हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती है, वही चीज दूसरों के लिए जान से भी ज्यादा अजीज होती है। ऐसी एक चीज होती है फिटकिरी। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी फिटकिरी के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की औरतों को फिटकिरी इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। सऊदी अरब की औरतें रात को हमबिस्तरी से पहले इस फिटकिरी का इस्तेमाल क्यों करती है। ये जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पाकिस्तान की रहने वाली एक औरत है जो सऊदी अरब में खादिमा का काम करती है, यानी कि अरबी लोगों के घरों में काम करती है। उसका कहना है कि मुझे इस फिटकिरी के इस्तेमाल का इल्म उस वक्त हुआ जब मैंने अरबी औरतों को फिटकिरी लगाते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, जिसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। इस औरत ने अपनी पूरी कहानी बताना शुरू किया कि मेरा नाम रुबीना है, मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूं। मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ में हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से काम कर रहा था और इस वक्त वो पाकिस्तान में सिर्फ शादी करने के लिए ही आया हुआ था। फिर मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था, एक दिन मेरे शौहर ने मुझे अपना सामान बांधने को कह दिया, क्योंकि अब उसकी वापसी का वक्त आ गया था। अब उसे सऊदी अरब वापस जाना था। यह सुनकर मैं सुबक सुबक कर रोने लगी, क्योंकि अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था कि मेरे शौहर ने वापस जाने की बात कह दी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं आपके बगैर यहां पर कैसे रहूंगी। तो इस पर वो कहने लगे कि क्या करूं, ये तो मेरी मजबूरी है, रोजी रोटी के लिए मुझे वापस जाना ही होगा। फिर मुझे अपना सामान बांधने को कहकर वो बाजार में चले गए। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे शौहर तकरीबन 10 किलो से भी ज्यादा फिटकिरी खरीद कर ले आए और लाकर मुझसे कहने लगे कि इसे भी मेरे सामान में बांध दो। इतनी सारी फिटकिरी देखकर मैं तो हैरान रह गई। इसीलिए मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप इसका वहां पर क्या करेंगे। यह सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि मुझे नहीं पता। सऊदी औरतें इस फिटकरी का कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हां, मुझे यह मालूम है कि वहां पर इस फिटकरी की अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। तकरीबन वहां पर हर औरत के घर में फिटकरी जरूर मौजूद होती है। इसलिए मैं जब भी छुट्टी लेकर वापस आता हूं तो मैं इस फिटकरी को जरूर लेकर जाता हूं। मेरे शौहर की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर सऊदी अरब की औरतें इस फिटकरी का क्या करती हैं। खैर, फिर मैं उनका सामान बांधने लगी और उनके सामान में वो फिटकरी भी रख दी और इसके बाद अपने शौहर से मैंने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके मुझे भी वहां पर अपने पास बुला लेना। उस वक्त मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर कहने कि तुम ज्यादा परेशान ना हो, मैं वहां पर जाकर तुम्हें जल्दी अपने पास में भुला दूंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और फिर इस तरह से मेरे शौहर मुझे अकेला छोड़कर सऊदी अरब में चले गए। इसके बाद फिर जब भी उनका फोन आता तो मैं फोन पर ही झारो कतार रोने लग जाती और कहती कि आप मुझे अपने पास में बुला लो। फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे भी अपने पास सऊदी अरब में बुला रहे हैं। उनकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और फिर एक दिन उन्होंने मेरे सारे कागजात भी भेज दिए। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं जल्दी जल्दी सऊदी अरब जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि क्या आपके लिए भी कुछ सामान लाना है। तो ये सुनकर मेरे शौहर कहने लगे कि तुम जब भी आओ तो तुम अपने साथ 15 किलो फिटकरी ले आना। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही 10 किलो फिटकरी लेकर गए हैं और अभी 15 किलो और मंगा रहे हैं। आखिर ये सऊदी औरतें इतनी फिटकरी का करती क्या हैं। फिर मैं 15 किलो फिटकरी साथ लेकर सऊदी अरब पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मैंने अपने शौहर को जैसे ही देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी, मगर मेरे शौहर ने मुझसे पहला सवाल यह किया कि क्या तुम फिटकरी लाई हो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं सोचने लगी कि इन्हें मुझसे ज्यादा अपनी फिटकरी की फिक्र है। फिर मैंने खामोशी से अपने बैग से फिटकरी निकाली और उन्हें दे दी। वो फिटकरी लेकर न जाने किसको देने के लिए चले गए। फिर जब वो वापस आए तो उनके हाथ में बहुत सारे पैसे थे और वापस आकर वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ पेश भी आए। इसीलिए मुझे इस फिटकरी के बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो इतनी सारी फिटकरी किसे देकर आए हैं। इसके बाद हम दोनों साथ साथ रहने लगे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं अपने शौहर के साथ रह रही हूं।
लेकिन फिर जैसे ही 1 महीना गुजरा तो मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि अब और ज्यादा मैं तुझे यहां पर नहीं रख सकता हूं। यही बेहतर होगा कि अब तुम यहां से वापस चली जाओ। उनकी ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं रोती हुई कहने लगी कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। इस पर वो कहने लगे कि तुम्हें पता है तुम्हारे यहां आने से खर्चे कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब तो मेरे पास तुम्हें घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपनी माँ और भाई बहनों का भी खर्चा उठाना पड़ता है। ये सुनकर फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहां पर कोई नौकरी कर लेती हूं। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, लेकिन आप मुझे भेजने की बात ना करें। मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम यहां पर क्या काम कर सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कह दिया कि चाहे मुझे किसी अरबी के घर में काम ही क्यों ना करना पड़े तो मैं कर लूंगी, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मेरे शौहर को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं यहां पर कोई काम जरूर करूंगी। इसीलिए फिर मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली एक पाकिस्तानी औरत से कहकर अरबी औरतों के घर में काम ढूंढ लिया। मेरी 1 महीने में वहां पर काफी ज्यादा जान पहचान हो गई थी, इसीलिए मुझे एक साथ 2 अरबी औरतों के घर में खाना बनाने का काम मिल गया था। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मुझे सिर्फ खाना बनाने की अच्छी खासी रियाल मिलने लगी, जिससे मैं आसानी से अपने शौहर के साथ यहां पर रह सकती थी। फिर रात को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी घरों में खाना बनाने का काम मिल गया है। ये सुनकर मेरा शौहर हैरान रह गया और कहने लगा कि मैं तुझे दूसरों के घरों में काम करने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। उनकी ये बात सुनकर मैं जारो कतार रोने लगी। ये देखकर मेरा शौहर पिघल गया, इसलिए फिर उन्होंने मुझे यहां पर काम करने की इजाजत दे दी। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अगले दिन मेरे शौहर दफ्तर जाते वक्त कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ में आ जाए तो ही करना, वरना तुम वापस आ जाना। इस पर मैंने हां कर दी। फिर मेरे शौहर के जाते ही मैंने अपने घर का काम निपटाया और फिर जल्दी से उस पड़ोसन को लेकर अरबी औरतों के घर में पहुंच गई। मैंने जाकर देखा तो वो घर नहीं बल्कि आलीशान महल लग रहा था। मैं तो उनका घर देखकर हैरान रह गई। फिर मैंने देखा कि मेरी दोनों ही अरबी औरतें अच्छी और खुश अखलाक थीं। मैंने देखा कि उन्हें उर्दू समझ में तो आती है, लेकिन वो बोल नहीं सकती हैं। इसलिए उन्होंने मुझे इशारों में समझा दिया कि मुझे क्या पकाकर देना है। फिर मैं उनकी किचन में चली गई, लेकिन किचन में जाते ही मुझे एक अजीब चीज दिखाई दी। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ है और उसमें ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसे देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरे शौहर इसलिए इतनी सारी फिटकरी लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी सोचने लगी कि अरबी औरतें इब फिटकरी का करती क्या है। इस बारे में मैं उन अरबी औरतों से पूछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस बारे में कभी भी किसी अरबी औरत से मत पूछ लेना। फिर मैंने यहां पर सिर्फ 2 ही घंटों में खाना तैयार कर दिया और फिर मैं उस दूसरी अरबी औरत के घर में चली गई। वहां भी मैंने किचन में बहुत सारी फिटकरी देखी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि अब तो मैं इसके बारे में पता करके ही रहूंगी। यहां पर भी मुझे खाना बनाते हुए कुछ ही देर गुजरी थी। इतने में वो अरबी औरत किचन में आ गई और उसने एक फिटकरी का टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, क्योंकि उसका अंदाज कुछ छुपाने वाला था। खैर, यहां पर मेरा पहला दिन था जो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं दोनों ही घरों में खाना बनाकर 5 ही घंटे में फारिग हो गई और फिर मैं अपने शौहर के आने से पहले घर में पहुंच गई। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो उन्होंने मुझसे ढेरों सवाल किए। मैंने उन्हें बताया कि मेरा काम बहुत अच्छा है और वो दोनों अरबी औरतें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर मुस्कुराने, लेकिन मैं अभी भी उस फिटकरी को लेकर परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि आखिर अरबी औरतें उस फिटकरी का करती क्या है। जब मेरे शौहर ने मुझे गुमसुम सा देखा तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर मैंने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि मैंने किस तरह दोनों ही औरतों के किचन में फिटकरी को देखा है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आया कि अरबी औरतें इस फिटकरी को किस काम में इस्तेमाल करती हैं। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर हंसने लगा और कहने लगा कि तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाती हो। चलो मैं ही अब तुम्हें इसका पता करके बताऊंगा कि आखिर अरबी औरतें इस फिटकरी का क्या करती हैं। अब मेरा दिन यहां तेजी से गुजरने लगे और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, तभी मेरे शौहर दफ्तर से आए और आते ही मेरा हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे
कि आज मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देता हूं और तुम्हें इस फिटकरी का राज बता देता हूं। लेकिन ये अरबी औरतें नहीं चाहती हैं कि उनका ये राज्य किसी को पता चले, क्योंकि उनके यहाँ फिटकरी का इस्तेमाल सदियों से होता चला आ रहा है और ये अपने तक ही महदूद रखना चाहती है। फिर मेरे शौहर कहने लगे, क्या तुम्हें पता है, हर इलाके में अपने कुछ रस्मों रिवाज होते हैं, इसी तरह से हर इलाके में कुछ टोटके और इलाज भी होते हैं। ये अरबी औरतें जिस फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं, उसके बारे में अगर पाकिस्तानी औरतों को मालूम चल जाए तो उनके घरों में भी फिटकरी का ढेर नजर आने लग जाएगा। मैंने अपने शौहर को देखा और घूरने लगी कि अब बता भी दो उस राज को। तो मेरे शौहर ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरे शौहर ने बताया कि मैंने एक अरबी दोस्त से इसके बारे में पूछा था। ये वही दोस्त है जिसको मैं पाकिस्तान से फिटकरी लाकर देता था। तो मेरे शौहर ने आगे बताया कि अरबी औरतें एक खास किस्म का तेल इस्तेमाल करती हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। जैतून के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इस तेल को तकरीबन 2 महीनों तक रख दिया जाता है। फिर इस तेल में फिटकरी को भिगोकर रख दिया जाता है। फिर ये अरबी औरतें रोज रात को इस फिटकरी और तेल को इस्तेमाल करती हैं। ये अरबी औरतें हर रात अपने पेट में और अपनी नाफ में इसे लगाती है, क्योंकि इन अरबी औरतों का मानना है कि ऐसा करने से उनके यहाँ औलादे नरीना पैदा होगी, यानी कि उनके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। ये बात मेरे लिए बहुत अनोखी थी, ऐसा मैंने पहली बार सुना था। लेकिन साथ ही मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अरबी औरतें इस बात को इतना ज्यादा छुपा क्यों रही हैं। तो ये सुनकर मेरे शौहर ने बताया कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं, हर किसी के अपने टोटके होते हैं। अगर ये अरबी औरतें इसे छुपाकर ना करें तो उनका ये अमल कामयाब नहीं हो सकता। हो भी सकता है तो इसलिए वो इसको सबसे छुपाती है। ये सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में अपने शौहर से कहा कि मेरे पास तो ना ही फिटकरी है और ना ही मुझे ये तेल बनाना आता है। मेरी ये बात सुनकर मेरे शौहर हंस पड़े कि मुझे तो बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उनकी ये सोच देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने दूसरे मर्दों की तरह बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं अभी तक उन अरबी औरतों के घरों में काम कर रही थी। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी दोनों मालकिन हामिला हो गई है। अब मैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखने लगी। फिर यहां पर हैरत की बात यह हुई कि उन दोनों ने बेटों को ही जन्म दिया, यानी कि उन दोनों अरबी औरतों ने बेटों को पैदा किया। शायद उनका बनाया गया तेल वाकई में काम कर गया। और फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने मुझे भी खुशखबरी सुना दी। लेकिन मैंने कोई तेल या फिटकरी का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम इंसान हैं कि अपने तौर तरीकों से बेटा ही हासिल करना चाहते हैं, जो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है और जिसे चाहे बेटियां और जिसे चाहे बांझ रखता है। ये उसकी मर्जी है और उसकी मर्जी पर हमें राजी रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वाक्य कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।